मेरा नाम आलेख है। मैं अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता था क्योंकि मेरी शादी काफी उम्र के बाद हुई थी और वह भी एक ऐसी लड़की से जिसकी पहली शादी टूट चुकी थी। हमेशा मेरे मन में यह विचार आता रहता कि पता नहीं उसकी पहली शादी उसकी अपनी किसी गलती की वजह से टूटी थी या फिर कोई और कारण था। यही उलझन मेरे दिमाग में घर कर गई थी और इसका असर यह हुआ कि मैं हमेशा अपनी पत्नी से उखड़ा-उड़ा रहने लगा। इसलिए मैंने उसे घर के अंदर बंद करके रखना शुरू कर दिया। मैं घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर चला जाया करता था। मुझे लगता था कि ऐसा करने से ना तो कोई बाहर से घर में आ सकेगा और ना ही मेरी पत्नी बाहर आ सकेगी। मगर ऐसी स्थिति में भी मेरी पत्नी के साथ घर में कुछ ऐसे हादसे होने लगे जिनकी वजह से मुझे उस पर और ज्यादा शक और नफरत होने लगी। जब मैं घर में दाखिल होता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी पीठ पीछे कोई घर के अंदर आता है। जब मैं घर में होता तो मेरी पत्नी बहुत शांत और सुकून में दिखाई देती। हैरानी की बात यह थी कि कभी-कभी उसके पास पैसे भी होते थे। मुझे उस पर पहरा देते हुए 1 महीना बीत चुका था जब एक दिन उसने ढेर सारे पैसे लाकर मेरे हाथ पर रख दिए और कहा, यह मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने सारे पैसे तुम्हें कौन देकर जाता है? किसे तुम घर के अंदर बुलाती हो? बताओ तुम्हारा किसके साथ अफेयर चलता है? मेरी यह बात सुनकर वह घबरा गई और रोने लगी। वह मुझे कुछ भी नहीं बता पा रही थी। फिर सच्चाई जानने के लिए मैंने एक सीक्रेट कैमरा खरीदा और चुपचाप उसे घर में फिट कर दिया। जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें कुछ भी नजर नहीं आया। ना कोई घर के अंदर आता दिखा और ना ही बाहर जाता। लेकिन मेरे मन में यह शक गहराता जा रहा था कि जरूर कोई ना कोई घर में आता है, तभी तो उसके पास इतने पैसे आते हैं। मैंने पूरे 1 हफ्ते तक इंतजार किया और तब जाकर एक दिन बैठकर सारी रिकॉर्डिंग देखने लगा। लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही चीज बार बार दिखाई दी जिससे मेरे होश उड़ गए। अब मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मेरी उम्र 37 साल हो चुकी है, लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी अपने माता पिता के बिना गुजारी थी। जब मैं 8 साल का था तभी मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। पिता के जाने के बाद मैंने ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेरा बचपन जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब गया था, इसलिए मैं कभी अपने लिए कुछ कर नहीं पाया। मेरा एक मामूली सा घर था और एक छोटा सा जनरल स्टोर। हमारे मोहल्ले में कभी कोई लड़की भाग जाती तो कभी किसी की पत्नी, यहाँ तक कि कई लड़के लड़कियों के अफेयर भी चल रहे थे। इन सब बातों की मुझे जानकारी थी क्योंकि मेरे मोहल्ले में एक चाय का छोटा सा होटल था जहां मैं चमोसे पकड़ी, जलेबी और चाय बेचता था। आज से 3 साल पहले मेरी माँ का भी देहांत हो गया। अब मैं पूरी तरह अकेला रह गया था। घर के सारे काम भी खुद करता और होटल के काम भी। धीरे धीरे मैं अपने होटल में जम गया था। मोहल्ले के ज्यादातर लोग मेरे यहाँ से ही चाय नाश्ता लेना पसंद करते थे। एक छोटी सी दुकान को मैंने होटल में बदल दिया था जहां लोग आकर मजे से चाय पीते थे। मैंने खाना पीने का थोड़ा सामान भी रख लिया था। दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक मेरे होटल में समोसे, पकड़ी और जलेबी मिलती थी जो मोहल्ले में बहुत मशहूर हो गई थी। मेरी माँ मुझसे बहुत खुश थी। वो हमेशा मेरी कामयाबी की दुआ किया करती थी। पिछले कई सालों से वह बीमार थी और चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं मना कर देता था। मैं कहता, माँ पहले मैं अपना काम जमा लूं, पहले घर को बेहतर बना लूं ताकि जो लड़की इस घर में आए उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। माँ मेरी बात सुनकर बहुत खुश होती थी। वह कहती थी, बेटा आजकल के लड़कों जैसे तुम नहीं हो, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तुम अपनी पत्नी के लिए सोचते हो, ये बहुत बड़ी बात है। मगर बेटा तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। मैं कहता, कोई बात नहीं माँ, उम्र निकलती जा रही है तो निकलने दो। जिसके पास पैसा हो और घर में हर सुविधा हो उसे उम्र के किसी भी मोड़ पर अच्छी लड़की मिल ही जाती है। ना मैं किसी लड़की को पसंद करता था, ना ही लव मैरिज करना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी माँ ही मेरे लिए लड़की ढूंढे और अपने हाथों से मेरी शादी करें। मगर मेरी यह ख्वाहिश अधूरी ही रह गई क्योंकि माँ मेरी बीमारी से उभर नहीं पाई और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मैं अकेला रह गया। इसके बाद मैंने सोच लिया कि जब मेरे भाग्य में शादी लिखी होगी तभी होगी। मैंने अपने कुछ जानने वालों से कह दिया था कि अगर कोई शरीफ लड़की का रिश्ता हो तो मुझे जरूर बताइए। मैं मोहल्ले के माहौल को देखकर और वहां की घटनाएं जानकर
अक्सर लड़कियों और औरतों के प्रति नकारात्मक सोच रखने लगा था। मेरे दोस्त भी मेरी उम्र में मोहल्ले की बहुत सी लड़कियों से घुलते मिलते थे, उनसे बातें करते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं था क्योंकि मेरी सोच ही अलग थी। मेरे दोस्त लड़कियों से बातें करते थे, कभी कभी उन्हें बुरा भला भी कह देते थे और दोस्तों के बीच बैठकर उनका मजाक भी उड़ाते थे। मुझे लगता था कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन लड़कियों को चाहिए कि वे लड़कों से दोस्ती ही ना करें। मेरे दोस्त अक्सर मेरे होटल पर बैठकर गलत गलत बातें किया करते थे, इसलिए मैं भी धीरे धीरे उनकी बातों को सही मानने लगा था। आज भी जब मैं होटल में चाय बना रहा था तो मेरे दोस्त पीछे बेंच पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मोहल्ले के लगभग सारे मर्द मेरे होटल पर आते थे और वहां तरह तरह की बातें होती थीं। इसी कारण मुझे लगभग हर घर की बातें पता चल जाया करती थीं। किसकी बेटी किसके साथ भागी, किसकी बहू किससे लड़ती है और कौन अपने ससुराल में दुखी है। एक दिन मेरे दोस्त दिनेश ने सबको बताया, तुम्हें पता है पीछे वाले मोहल्ले में जो गुप्ता जी हैं, उनकी बहू भाग गई। दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, हाँ भाई, ऐसा तो अक्सर ही होता है। अगर किसी औरत की नजर किसी और मर्द पर पड़ जाए तो फिर वह अपने पति को अच्छा नहीं समझती, फिर खुद पर काबू नहीं रख पाती। मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, ऐसी औरत को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। अगर वह अपने आशिक के साथ भाग गई है तो गुप्ता जी के बेटे को उसे तुरंत तलाक दे देना चाहिए। औरतों पर भरोसा करने वाले मर्द अक्सर धोखा खाते हैं और बेवकूफ बनते हैं। मेरे एक और दोस्त कपिल ने चाय घूंट लेते हुए कहा, तू तो अपनी शादी के बाद अपनी बीवी पर कड़ा पहरा रखना, क्योंकि तेरे घर में तो बीवी अकेले ही रहेगी, ना माँ है ना बहन। उसकी बात पर मैं अचानक खामोश हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बाकी दोस्त बातें करते रहे, लेकिन मैं अपने काम में लग गया। काम करते करते मैं यही सोचता रहा कि गुप्ता जी की बहू कैसी औरत थी। क्या वह सच में बेवफा थी या कहानी कुछ और थी? पता नहीं क्यों मैं हमेशा औरतों के खिलाफ सोचने को मजबूर हो जाता था, और इस बार भी मैंने यही मान लिया था कि गलती गुप्ता जी की बहू की ही रही होगी। मेरा मानना था कि जब तक औरत किसी मर्द को खुद के करीब आने का मौका ना दे, तब तक मर्द भी उसका फायदा उठा नहीं सकता। मेरी जिंदगी में एक ही औरत थी, मेरी माँ। वह घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उन्होंने कभी हमें किसी काम के लिए देर नहीं होने दी। मेरी उम्र शादी की दहलीज पार कर चुकी थी। दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे, आलेख, तुझे तो कोई विधवा या फिर तलाकशुदा औरत ही मिलेगी। मैं हंस तो देता था, पर उनके शब्द भीतर तक चुभते थे। अब मैंने भी तय कर लिया था कि अगर कोई रिश्ता आएगा तो मैं तुरंत शादी कर लूंगा। अकेलापन अब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब सोचता कि कहीं मेरी पत्नी भी मुझे धोखा दे गई तो फिर से डर बैठ जाता था मेरे दिल में। सुबह उठकर डेयरी जाना, वहां से लौटकर मंडी से सामान लाना और फिर 10 बजे तक होटल खोलना, यही मेरी दिनचर्या थी। मैंने खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि अब किसी की जरूरत महसूस नहीं होती थी। हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग थे, कश्यप जी। वे अक्सर रात में अपने दोस्तों के साथ आकर चाय पिया करते थे। कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए वे नहीं आ रहे थे। उनके दोस्त उन्हें याद करते थे। उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां थीं। कई दिन बाद एक दिन वह मेरे होटल पर आए और बोले, बेटा 50 रुपए की पकड़ी दे दो। मैंने जल्दी से पैक की ओर पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह शर्मिंदा हो गए। बोले, बेटा तबीयत ठीक नहीं है, ठेला नहीं लगा रहा, घर में खाने को कुछ नहीं है, जनरल स्टोर वाला भी उधार देने से मना कर चुका है। आज घर में भूखे ही थे, तभी तेरी याद आई, कल पैसे दे दूंगा। मैंने उन्हें गौर से देखा। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा पीला और कपड़े मेले। मैंने कुछ न कहा, बस 1 किलो पकड़ी, 250 ग्राम जलेबी, 4 समोसे और 1 थैली चाय की बना दी। फिर बोला, अंकल चिंता मत कीजिए, आज खाइए, कल फिर जरूरत हो तो बताइए, भूखे मत रहिए, दवाई भी जरूरी है, नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। उनकी आंखें भर आईं। बोले, बेटा मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी की शादी पिछले साल की थी, उसका तलाक हो गया, छोटी बीमार रहती हैं, घर में खाने को नहीं है, दवाई भी नहीं चल रही। मैंने उन्हें सारी चीजें पकड़ाई और कहा, जाइए परिवार के साथ गरम गरम खाइए, पैसे की चिंता मत कीजिए। वे रोते हुए चले गए। अगले दिन जब मैं होटल खोल रहा था तभी मेरा फोन बजा। अनजान नंबर से कॉल थी। रिसीव किया तो दूसरी तरफ एक घबराई हुई लड़की थी जो रो रही थी। उसने कहा, आप आलोक जी हैं ना?
मैंने कहा, जी। वह कहने लगी, मैं कश्यप जी की बेटी बोल रही हूँ। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप प्लीज हमारे घर आ जाइए। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं है। वह लड़की रोते हुए यह सब कुछ कह रही थी और मैं एक पल भी बिना सोचे समझे अपना होटल वैस हूँ छोड़कर उल्टे पांव कश्यप जी के घर की ओर दौड़ पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो उनके घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था और भीतर से रोने की आवाज आ रही थी। मैंने बेचैनी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक दीवान पर कश्यप अंकल लेटे हुए थे और उनकी सांसें बुरी तरह अटक रही थीं। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन किया जो गाड़ी लेकर जल्दी ही वहां पहुंच गया। हम दोनों ने मिलकर कश्यप अंकल को गाड़ी में बिठाया और अस्पताल की ओर निकल पड़े। इलाज का पूरा खर्चा मैंने और मेरे दोस्त ने उठाया। उनकी पत्नी हमारे साथ अस्पताल में थी, जबकि उनकी दोनों बेटियां घर पर ही थीं। कश्यप अंकल को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने बताया, हम पूरी कोशिश करेंगे लेकिन हालत गंभीर है। इन्हें अब दवाई से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। यह सुनकर उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी ही देर में इनकी दोनों बेटियां भी अस्पताल आ गईं। वे दोनों अपने पिता के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थीं। 2 दिन तक उनका इलाज चलता रहा। इतने में कश्यप अंकल को भी यह आभास हो गया थे कि अब उनका समय ज्यादा नहीं बचा है। उन्हें यह भी पता चल गया था कि मैंने उनकी बहुत मदद की है। मरने के कुछ समय पहले उन्होंने मुझे अपने पास के कमरे में बुलाया। वे मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, बेटा, सारी जिंदगी तेरा ये एहसान नहीं भूल सकूंगा। तूने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की है, मुझे अस्पताल तक लेकर आया। तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। बस तुझसे एक और आखिरी गुजारिश है, क्योंकि तुझसे ज्यादा नेक और सच्चा इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। बेटा, मेरी बड़ी बेटी रतु से शादी कर लो। मैं सन्न रह गया। वे आगे बोले, जब से उसकी डिवोर्स हुई है यह टीस मेरे दिल से जाती ही नहीं, और मुझे लगता है कि मुझे चेंज भी तभी मिलेगा जब मेरी बेटी को फिर से एक अच्छा हमसफर मिल जाएगा, और मुझे यकीन है कि उससे बेहतर कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। बेटा, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, घरेलू कामों में निपुण है। मैंने अपनी बेटियों को कभी वह खुशियां नहीं दे सका जो एक बाप को देनी चाहिए, लेकिन एक अच्छी ससुराल देकर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। प्लीज बेटा, इस अंतिम इच्छा को पूरा कर दो। यह कहते हुए वह रोने लगे। उनके हाथ अब भी मेरे सामने जुड़े हुए थे। मैंने उनके हाथ थाम लिए और कहा, अंकल, मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, सोचने का समय ले लो, पर ज्यादा मत लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचते रहो और मैं अपनी बेटी की शादी की ख्वाहिश अपने सीने में लेकर ही दुनिया छोड़ूं। मैंने एक नजर कमरे की छत की ओर डाली। ऊपर देखकर मैं गहरी सोच में डूब गया। दिल में कई सवाल थे, जवाब एक भी नहीं। फिर मैंने खुद से कहा, इस बेबस बूढ़े की आखिरी तमन्ना पूरी करनी चाहिए। उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी थीं और बार बार मेरे सामने हाथ जोड़ रहे थे। मैं उन्हें यूं टूटी उम्मीद के साथ मरने नहीं दे सकता था। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, मैं आपकी बड़ी बेटी रतु से शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरी बात सुनते ही वह बहुत खुश हो गए और बोले, मैं अपने हाथों से अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करवाना चाहता हूं। पंडित जी को अस्पताल में ही बुलाया गया। रतु, जो तलाकशुदा थी, कुछ जरूरी रस्मों के साथ मेरी पत्नी बन गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी शादी कुछ इस तरह होगी। मेरी पत्नी बहुत ही रो रही थी और उसी तरह 2 घंटे के अंदर मेरी शादी हो गई। अपनी बेटी को मेरे हवाले कर कश्यप अंकल ने चैन की सांस ली और अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। उनकी पत्नी और दोनों बेटियां जोर जोर से रोने लगीं। उस वक्त मैं बस एक फैसला कर चुका था, अब यह तीनों बेसहारा औरतें मेरी जिम्मेदारी हैं। जीतू तो अब मेरी पत्नी ही है, लेकिन उनकी माँ और छोटी बहन के लिए भी मैं जितना कर सकता हूँ जरूर करूंगा।